ये चैप्टर नंबर 16 है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टैंड असल में टूट गया ना, लोग यहाँ पर रखा हुआ है, स्टैंड गिरा दिया। तो चैप्टर नंबर 16 है और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं MCQ से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स एंड डिस्कस विद द इंटीग्रेटेड सर्किट सच एज माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डायोड है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है ना, माइक्रोचिप्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। इनके बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंडक्टर की डेफिनेशन को बताने के लिए, इंसुलेटर की डेफिनेशन को बताने के लिए और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन को बताने के लिए हम एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सॉलिड बैंड थ्योरी, ठीक है ना। इस सॉलिड बैंड थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स के अंदर जो फ्लो कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं या फिर कोई अगर सब्सटेंस है, अगर वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है या फिर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है या वो फिर वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो आखिर उसके पीछे वजह क्या होती है। यहाँ पर ये बात बताई गई है अकॉर्डिंग टू द सॉलिड बैंड थ्योरी। यहाँ पे 3 गैप दिखाए गए हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों डायग्राम में 1, 2, 3 तीनों डायग्राम में आपको 3 गैप्स नज़र आ रहे होंगे। एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है, एक इंसुलेटर है और एक हमारे पास कंडक्टर है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि सबसे पहला बैंड जो होता है बैलेंस बैंड, उसके बाद फॉरबिडन गैप और उसके बाद होती है इसमें कंडक्शन बैंड। तो 3 किस्म के बैंड होते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास बैलेंस बैंड है, दूसरा फॉरबिडन गैप है और तीसरा क्या है, कंडक्शन बैंड है। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स को, तो उनके नतीजे में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन कैपेबल होते हैं कि वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ तो हम बात करेंगे कि वहाँ पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर नहीं मूव कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर पार्शली मूव कर रहे हैं और पार्शली नहीं कर रहे तो हम बोलेंगे वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी जो होती है वो इन बिटवीन द क्या होती है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है। कभी कभार वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कभी कभार इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर किसी सब्सटेंस को कंडक्टर बना देना, इंसुलेटर बना देना या फिर सेमीकंडक्टर बना देना, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये फॉरबिडन गैप। तो फॉरबिडन गैप में सेमीकंडक्टर के लिए मैंने जो थिकनेस लिखी है, ये इसकी थिकनेस है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेटर, यानी कि मीडियम थिकनेस होती है इसकी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मिनिमम जो थिकनेस होती है वो माइक्रोन में होती है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, ये थिकनेस होती है। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो थिकनेस है उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मॉडरेट। जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा होता है एक्चुअली में, तो उसके लिए जो हम थिकनेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो थिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसकी थिकनेस, फॉरबिडन गैप की। ये जो बीच में आपको लेयर नज़र आ रही है, इसके बीच में आपको लेयर नज़र आ रही है, पहला बैंड जो है वो वैलेंस बैंड है और सेकंड बैंड जो है वो कंडक्शन बैंड है। बीच में जो गैप है उसको हम कह रहे हैं फॉरबिडन गैप। तो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एबल टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, देन दिस इज़ कॉमनली कंसिडर एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर रहा है तो वो कंडक्टर कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, तो हम बोलेंगे उसको इंसुलेटर का नाम देंगे। और कभी कभार वो क्या कर रहा होता है, अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता भी है और नहीं भी करता है, तो हम उसको उस टाइम नाम देते हैं सेमी कंडक्टर्स का। तो इन तीनों के पीछे यानी कि सब्सटेंस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फॉरबिडन गैप होता है, जो उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो इंसुलेटर, मॉडरेट है तो सेमी कंडक्टर, और अगर बिल्कुल माइक्रोन में जो है वो उसका जो है वो थिकनेस है तो फिर वो क्या बनाता है, उसको कंडक्टर बना रहा होता है। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरबिडन गैप की जो थिकनेस है वो क्या है, थिन है। तो पतला होने की वजह अगर इसकी थिकनेस बहुत कम होने की वजह अगर इलेक्ट्रॉन्स एबल होते हैं कि वो आसानी से क्या कर जाएँ, अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएँ और उस सब्सटेंस को क्या बना देंगे, कंडक्टर बना देंगे। तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सॉलिड बैंड थ्योरी, टू विच फेनोमेना बाय विच वी कैन कंक्लूड दैट विच ऑफ द सब्सटेंस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ सेमी कंडक्टर एंड विच इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ कंडक्टर एंड विच इज गोइंग टू बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। तो दिस आर द reasons by which any substance can behave like semiconductor, insulator or conductor. It depends upon the thickness on the forbidden gap. If thickness is greater,
then the substance start to behave like insulator. If the forbidden gap having a thickness moderate, then the substance is going to behave like semiconductor, and if the thickness is very much thin, then substance start to behave like a conductor. ठीक है ना। तो ये फॉरबिडन गैप के बिहाफ पे ये बात हो रही है यहाँ पर। सेमी कंडक्टर जो है पार्शली कंडक्टर कहलाते हैं और पार्शली हम इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ठीक है ना। कभी कभार कंडक्टर, सेमी के माने क्या होता है, हाफ। ठीक है ना। तो हाफ कंडक्टर है तो बकिया रिमेनिंग हाफ क्या होगा, इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर बोल रहे हैं तो सेमी कंडक्टर के माने क्या होगा कि हाफ टाइम वो कंडक्टर है तो रिमेनिंग हाफ टाइम वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योरली सेमी कंडक्टर। ये जो एलिमेंट है आपको याद होने चाहिए। ग्रुप 4A के जो एलिमेंट हैं स्पेशली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ग्रुप 4A के जो एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब ऑटो शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो होती है 4। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योर सेमी कंडक्टर। ये क्या कहलाते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो ये प्योर सेमी कंडक्टर भी हो सकते हैं और इम्प्योर सेमी कंडक्टर भी हो सकते हैं। अगर हम प्योर की बात कर रहे हैं तो प्योर का जो दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, वो होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ये भी पूछते हैं, ठीक है ना। प्योर सेमी कंडक्टर ऑल्सो नोन एज द डैश सेमी कंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और इम्प्योर को हम क्या नाम देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। प्योर सेमी कंडक्टर में पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिमेंट है ग्रुप 4A के, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A आर कॉमनली कंसिडर एज द प्योर सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं, मतलब ऑटो शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम इम्प्योर सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A है और एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A है। मतलब ग्रुप 3A के एलिमेंट्स और ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को हम उठा करके अगर देखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो इम्प्योर सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ये ट्राईवैलेंट होते हैं। अगर ग्रुप 3A का ए है तो ट्राईवैलेंट होगा, और अगर ग्रुप 5A का है तो वो क्या होगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होगी। सही है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 3A के एलिमेंट बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि थैलियम लिखा हुआ है इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप डैश। तो ग्रुप 3A का एलिमेंट जो है वो क्या है, हमारे पास बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम है, थैलियम है। और ग्रुप 5A में क्या है, ग्रुप 5A में चेक करेंगे तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। ठीक है ना। दिस आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A एंड दिस आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A। ये सारे क्या हैं, ट्राईवैलेंट। ये सारे क्या हैं, पेंटावैलेंट। सही है। अगर हम इस ग्रुप 3A और ग्रुप 5A को के बारे में हम ये बात जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब इम्प्योर सेमी कंडक्टर हैं। ठीक है ना। अगर इम्प्योर सेमी कंडक्टर को हम मिक्स करवा दें, कंबाइन करवा दें, मिला दें, मिक्सअप करवा दें किसके साथ, ग्रुप 4A के साथ, यानी कि प्योर सेमी कंडक्टर को ऐड करवा दिया जाए, मिला दिया जाए इम्प्योर सेमी कंडक्टर के साथ, तो उस प्रोसेस का अमल होता है डोपिंग। क्या नाम होता है उसका, डोपिंग। यहाँ पे लिखा हुआ डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द इम्प्योरिटीज विद द प्योर सेमी कंडक्टर। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द इम्प्योरिटीज, व्हाट इज इम्प्योरिटीज, ग्रुप 3A एंड ग्रुप 5A आर द इम्प्योरिटीज। एंड विद प्योर सेमी कंडक्टर, व्हाट इज प्योर सेमी कंडक्टर, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A। उसका मतलब 4A 3A के साथ भी मिक्स हो सकता है और 4A 5A के साथ भी मिक्स हो सकता है, और उसके नतीजे में वो क्या बनाता है, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4A एंड 3A गिव्स पी टाइप सेमी कंडक्टर। यानी कि जब 4A मतलब प्योर सेमी कंडक्टर मिलेगा इम्प्योरिटीज़ के साथ, इम्प्योरिटीज़ कौन से, ग्रुप 3A वाले, जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो कौन सा रिजल्ट मिलता है, पी टाइप सेमी कंडक्टर। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रुप 5A एंड 4A, ग्रुप 5A एंड 4A व्हेन आर मिक्स टुगेदर गिव्स एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ग्रुप 3A को जब हम मिलाएंगे ग्रुप 4A के साथ तो आपके पास पी टाइप सेमी कंडक्टर मिल रहा है, और जब ग्रुप 5A को हम मिक्स करवाएंगे प्योर सेमी कंडक्टर यानी कि ग्रुप 4A के साथ, तो आपको जो सेमी कंडक्टर मिलेगा उसका नाम क्या होगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने यहाँ पर, चलिए वो बात मैं आगे डिस्कस कर लूँगा।
जो भी बताने वाला था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप 5A और 3A जब मिक्स होते हैं तो जो सब्सटेंस मिलता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अच्छा, इसके अंदर होता है मेजॉरिटी कैरियर्स और यहाँ पे लिखा हुआ माइनॉरिटी कैरियर्स। पहले इसको हम समझेंगे फिर उस बात को देखेंगे। पी टाइप सब्सटेंस के लिए डेफिनेशन में क्या लिखी हुई है, ग्रुप 3A मिक्स होगा ग्रुप 4A के साथ, ठीक है ना। ग्रुप 3A यानी कि ग्रुप 3A के एलिमेंट में आ जाए। ग्रुप 3A यहाँ से मैंने एल्युमिनियम उठा लिया, ये रहा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, ग्रुप 3A के जो एलिमेंट हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट। क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट में आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, 3। तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन कितने, 1, 2 और 3। और अगर हम टेट्रावैलेंट की बात करते हैं तो टेट्रावैलेंट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 4। तो 1, 2, 3, 4 सिलिकॉन हमने चारों तरफ इसके लगाया है और सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो कितनी, 4 है। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 4। तो एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन एल्युमिनियम का ये वाला जो हैंड है वो फ्री होगा, क्योंकि सिलिकॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि एल्युमिनियम का हैंड फ्री है। तो वहाँ पर क्रिएशन होती है होल्स की। क्या होती है, क्रिएशन ऑफ होल्स, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह कर इन दोनों सिलिकॉन केस वाले नेगेटिव चार्ज में और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं, दोनों में अट्रैक्शन हो जाती है। बात तो यहाँ पे और समझना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्रिएशन ऑफ होल्स, ये लिखा हुआ होल्स की क्रिएशन हो रही है। तो ये बात याद रखना है, जिस पी टाइप सब्सटेंस में या एन टाइप सब्सटेंस में जिसकी क्रिएशन होगी, जो रिमेनिंग बाकी रहेगा उसी की वजह कर कंडक्शन होती है और वही उसका मेजॉरिटी कैरियर कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्युमिनियम के पास क्या है, होल्स है। तो होल्स इसका क्या कहलाएगा, मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी के माने क्या हुआ, कसरत से पाए जाने वाला। कैरियर मतलब उसके पास जो चीज़ बची हुई है। तो मेजॉरिटी कैरियर इसका क्या है, होल्स होगा। और एल्युमिनियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो हम बोलेंगे इस पी टाइप सब्सटेंस के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो कम पाए जाने वाले होते हैं या जो नहीं पाए जाते, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन ग्रुप 4A and 3A मिक्स टुगेदर देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है इसके, होल्स क्यों हैं, क्योंकि कंडक्शन किसकी वजह कर होगा, होल्स की वजह कर होगा। एंड इसका माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चूँकि इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास कोई भी बाकी नहीं रहा है, तो इसका माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास व्हेन ग्रुप 4A मिक्स विद द ग्रुप 5A, या ग्रुप 5A और 4A जब आपस में मिक्स होंगे तो ये क्या बनाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इसका माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स। अब इस चीज़ को यहाँ पे देख लें, एन टाइप सब्सटेंस के लिए। एन टाइप सब्सटेंस में क्या आपस में मिक्सिंग होनी चाहिए, किसकी मिक्सिंग होनी चाहिए, ग्रुप 5A की और ग्रुप 4A की। तो ग्रुप 5A में हमने देखा है कि ग्रुप 5A में हमारे पास ये पेंटावैलेंट होते हैं, और ग्रुप 5A में अगर आकर हम देख लें तो हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। मैंने यहाँ से फॉस्फोरस उठाया हुआ है P। तो फॉस्फोरस चूँकि पेंटावैलेंट है, ग्रुप 5A का एलिमेंट है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1, 2, 3, 4, 5। सही है ना, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 5। अब ये जो सिलिकॉन 1, 2, 3, 4, इसके चारों तरफ हमने जो सिलिकॉन लगाया है, इसकी बॉन्डिंग हो गई फॉस्फोरस के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, सेकंड बॉन्डिंग हो गई, थर्ड बॉन्डिंग हो गई, फोर्थ बॉन्डिंग हो गई। फॉस्फोरस में हमें पता है चूँकि पेंटावैलेंट है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 5 हैं। तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री है। यही चीज़ इस वाले में क्या था, एल्युमिनियम के सारे हैंड फिल हो गए थे, क्रिएशन ऑफ होल हुआ था। यहाँ पर फॉस्फोरस के सारे हैंड फिल हो जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, बाकी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री टू मूव होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह कर, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह कर यहाँ पे क्या हो रहा होता है, कंडक्शन हो रहा होता है। तो हम कहेंगे कि इस पी टाइप सब्सटेंस के अंदर, सॉरी एन टाइप सब्सटेंस के अंदर जो कंडक्शन होगा वो किसकी वजह कर होगा, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलेंगे इसका मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ एन टाइप सब्सटेंस विल बी इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी कैरियर विल बी होल्स। चूँकि यहाँ पे होल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, होल्स की क्रिएशन नहीं हो रही है। इफ़ देयर इज़ नो होल इट मीन्स दैट शुड बी माइनॉरिटी कैरियर। और कंडक्शन किसकी वजह कर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह कर हो रहा है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स। बात क्लियर है ये। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या कर रहा है, डोनेट। क्या कर रहा है, डोनेट। और ये होल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट।
है ना। तो इसका मतलब ग्रुप 3A का जो एलिमेंट हुआ उसको अगर हम दूसरा नाम देंगे तो क्या देंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या नाम देंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का। और ग्रुप 5A के एलिमेंट को चूँकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो अगर ग्रुप 5A के एलिमेंट को हम दूसरा नाम देंगे तो हम बोलेंगे डोनर इम्प्योरिटी। क्या नाम देंगे, डोनर इम्प्योरिटी। और हम एन टाइप सब्सटेंस बताने के लिए दो डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेफिनेशन ये होगा, व्हेन 5A एंड 4A मिक्स टुगेदर देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सब्सटेंस। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द डोनर इम्प्योरिटी। वो सब्सटेंस जो किससे बनता है, डोनर इम्प्योरिटी से बनता है, वो भी क्या कहलाता है, एन टाइप सब्सटेंस कहलाता है। बात समझ आई है कि वो सब्सटेंस जो किससे बन रहा है, डोनर इम्प्योरिटी से, वो एन टाइप। और वो सब्सटेंस यानी कि पी टाइप सब्सटेंस, ठीक है ना। एक तरीका क्या है इसका बनाने का कि 3A और 5A को क्या करवा दो, मिक्स करवा दो। और दूसरा तरीका क्या है, या दूसरी डेफिनेशन क्या हम बोलेंगे, पी टाइप सब्सटेंस। और कैसे मिल सकता है, तो पी टाइप सब्सटेंस हमें मिलता है जब हम ग्रुप 3A के एलिमेंट को, जो कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है क्रिएशन ऑफ होल के बाद, तो हम ये कहेंगे कि एलिमेंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वो सब्सटेंस जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से बन रहा है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पी टाइप सब्सटेंस या पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात क्लियर है ये। तो इसमें दोनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब एन टाइप सब्सटेंस बन चुका है और पी टाइप सब्सटेंस बन चुका है। अब बात यह है कि इसको एन टाइप का नाम क्यों दिया गया और इसको पी टाइप का नाम क्यों दिया गया है, ठीक है ना। इसको एन टाइप क्यों बोला गया और इसको पी टाइप क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि पी टाइप में जो कंडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह कर हो रहा है, होल्स आर दी पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पी से निकल रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया पी टाइप सब्सटेंस, जिसकी वजह कर कंडक्शन हो रहा है, उसी के बिहाफ पे नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे देखो इसको एन टाइप का नाम क्यों दिया गया, चूँकि इसमें कंडक्शन हो रहा है किसकी वजह कर, इलेक्ट्रॉन की वजह कर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो एन से नेगेटिव, एन से एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात क्लियर है ये। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया। अब आपने जब पी टाइप सब्सटेंस को देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज होल्स। एन टाइप को देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर इन दोनों को आपस में हम मिला दें, एक के पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, एक के पास नेगेटिव पोलैरिटी है, इन दोनों को आपस में अगर मिला दिया जाए, मतलब पी टाइप और एन टाइप को, तो दो किस्म के इलेक्ट्रोड आपस में मिलेंगे। तो दो इलेक्ट्रोड का मिलना इस प्रोसेस का या इस कॉन्सेप्ट का जो नाम होता है वो कहलाता है डायोड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायोड। डायोड क्या है, डाई मीन्स टू एंड ओड मीन्स इलेक्ट्रोड। व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर कंबाइंड टुगेदर देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डायोड। तो यहाँ पे ये डायोड का टर्म है, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि पी टाइप और एन टाइप बनने के बाद जो पी टाइप है इसके अंदर क्या भरे में होल्स, जो एन टाइप है इसके अंदर क्या भरे में इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में मिल गए। तो ये फिगर, ये डायग्राम किसकी है, डायोड की। नीचे इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम भी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम। ये डायोड का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है, ठीक है ना। एक एरो है, एरो के बाद आगे एक बैरियर लगा हुआ है, प्लस माइनस। तो डायोड क्या हुआ कि व्हेन पी टाइप एन टाइप बन गए, उनको आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो वो क्या बन गया, डायोड। डाई के माने टू, एनोड के माने इलेक्ट्रोड, दिस आर डायोड्स। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जिस रीजन से, जिस जगह से पी टाइप और एन टाइप को मिलाया जा रहा है, यहाँ पे पी और यहाँ पे एन है, तो इस रीजन से मिल रही है पी और एन। तो पी और एन जिस रीजन से मिल रहा है उसको हम कहते हैं जंक्शन। क्या लिखा हुआ है, जंक्शन इज द रीजन बाय विच पी एंड एन टाइप सब्सटेंस आर पेस्टेड टुगेदर। वो जगह जहाँ से पी टाइप और एन टाइप मिलते हैं, उस जगह को, उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, जंक्शन का। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कौन मिल रहा है, पी और एन, तो हम बोलेंगे पी एन जंक्शन है। क्या है ये, पी एन जंक्शन या एन पी जंक्शन या पी एन जंक्शन। बात की रह रही है। अभी ज़रा बात और आगे बढ़ रही है। पहले हमने एन टाइप बनाया, फिर उसके बाद हमने पी टाइप सब्सटेंस बनाया, फिर उन दोनों का आपस में पेस्ट किया, पेस्ट करने के नतीजे में जंक्शन मिला, डायोड मिला, जंक्शन मिला। तो जब ये आपस में पेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये वाला, इस डायग्राम को चेक करिएगा, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप आर पेस्टेड टुगेदर, उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पे देखें होल से पी के पास और एन के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नेबरहुड वाले जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन लाई करता है। तो उसके अट्रैक्शन के नतीजे में
जंक्शन के रीजन में, जंक्शन के पास एक गेट की फॉर्मेशन होती है, आपको गेट नज़र आ रहा है, इसको जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। इधर क्या है, पी टाइप में क्या होना चाहिए था, होल्स, यहाँ पे क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आ चुका है, होल्स। तो इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टुवर्ड्स ईच अदर, जिसकी वजह से इस गेट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर या डायप्लेशन लेयर का नाम देते हैं। इसकी वजह कर इस डायोड में से मज़ीद चार्ज या करंट फ्लो नहीं हो सकता जब तक ये गेट या बैरियर टूटेगा नहीं। इस गेट या बैरियर को तोड़ने के लिए हम इसकी क्या करवाते हैं, बाइसिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बाइसिंग। व्हाट इज़ बाइसिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसिंग, द रीजन थ्रू विच वी अप्लाई द वोल्टेज टू द डायोड, वो जगह जहाँ से हम डायोड को वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो रीजन क्या कहलाता है, बाइसिंग, ठीक है ना। अब जिस तरीके से आपके पास ये पी टाइप है और एन टाइप है, मैं यहाँ से टर्मिनल निकाल दूँ, एक यहाँ से टर्मिनल निकाल दूँ और उसको बैटरी से ज्वाइंट करवा दूँ, तो एक जगह ये होगी और एक जगह ये होगी जहाँ से हम वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये जो दो पॉइंट होंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे, बाइसिंग का नाम दे देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि पी टाइप और एन टाइप अपने गेट के साथ कंप्लीट, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक टर्मिनल ज्वाइंट करवा दिया, एक टर्मिनल यहाँ पे ज्वाइंट करवा दिया, तो जिस टर्मिनल से हम वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो रीजन क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब ये बाइसिंग जो होती है वो दो किस्म की होती है, या तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है या तो रिवर्स बाइसिंग होती है, ठीक है ना। या तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी या तो रिवर्स बाइसिंग होगी। चूँकि सम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ लाइटें होती हैं जो ऑन ऑफ खुद ब खुद हो रही होती हैं, जैसे 12वीं बल्ब में आपने देखा होगा बहुत सारी लाइटें लग रही होती हैं, खुद ब खुद जल रही हैं, खुद ब खुद बुझ रही हैं, ब्लिंक कर रहा होता है यूँ यूँ करके। तो इसका मतलब कभी करंट जा रहा और कभी नहीं जा रहा है ना। तो वहाँ पे एक्चुअली में डायोड का इस्तेमाल है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है, कभी रिवर्स बाइसिंग हो रही है। तो देखो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या है, बात याद रखनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए याद रखना है कि हमेशा P2P कनेक्शन होगा या N2N कनेक्शन होगा। P2P कनेक्शन, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ P2P, मतलब P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से, N टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो मैंने ऐसे ही कनेक्ट करवाया, P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से, N टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, तो ये कंडीशन होगी फॉरवर्ड बाइसिंग की, ठीक है ना। अब इसके नतीजे में होगा क्या कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, रिपल्जन, नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, रिपल्जन होता है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आके इस तरीके से फंस कर लेते हैं, गेट नॉक करता है, ठीक है ना। और अंदर से जब ये पॉजिटिव चार्ज गेट खोल के बाहर की तरफ आएगा तो देखिएगा मेरी तरीके का बंदा है। जिस तरीके से आप गेट खोलें और आप गेट के बाहर देखें कि आप ही के जैसा बिल्कुल हूबहू बंदा खड़ा हुआ है, तो आप पीछे की तरफ भागेंगे अम्मी के पास, सही है ना, रिपल्जन होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों में क्या ऐड करेगा, रिपल्जन। और इस रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा, ये सारे होल्स कहाँ भागेंगे, गेट के पास, है ना। और गेट पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स, एक प्रेशर, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो रहा है, रिपल्जन। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ भागेंगे, गेट के पास। और दोनों तरफ से गेट पर क्या लगना शुरू हो गया, एक फोर्स, एक प्रेशर, जिसके नतीजे में गेट की विड्थ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और डिक्रीज़ होते 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 क्या होगा, गेट वैनिश हो जाएगा, गेट ख़त्म हो जाएगा और चार्ज का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शुरू हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, चार्ज जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा, चार्जेस मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कहेंगे भाई इसके अंदर करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि चार्ज इसके अंदर फ्लो कर रहा है। फॉरवर्ड बाइसिंग वहाँ पर करवाते हैं जहाँ हमें करंट फ्लो करवाना होता है, रिवर्स बाइसिंग वहाँ पर करवाते हैं जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम करवाना होता है, ठीक है ना। जहाँ पे हमें चार्ज को फ्लो नहीं करवाना होता वहाँ पे रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या है, सिंपल तरीका क्या है याद रखने का कि N2P कनेक्शन होना चाहिए और P2N का कनेक्शन होना चाहिए फॉर रिवर्स बाइसिंग। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, P N से कनेक्ट हो गया और N P से। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है ना। अब इसके नतीजे में क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या लाई करेगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। और उसके बाद
यहाँ पे नेगेटिव सॉरी बाहर पॉजिटिव और इधर क्या है नेगेटिव, इसमें भी क्या लाई करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा, गेट की विड्थ बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स के नतीजे में गेट की विड्थ पहले जो थी हम उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, चौड़ाई, उसकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बढ़ने के नतीजे में गेट ब्रेक होने के बजाय उसकी विड्थ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये गेट ब्रेक नहीं हुआ, तो इसीलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और करंट फ्लो नहीं करेगा, चूँकि जब तक गेट ब्रेक नहीं हो जाता, पोटेंशियल बैरियर डेप्लेशन लेयर जब तक ख़त्म नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे करंट इसमें क्या होगा मिनिमम और रेजिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइसिंग, दैट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। बात क्लियर है ये। उसके बाद जो इसमें एक और हमारे पास डिवाइस है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। जो कि अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर दे, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, और DC को अगर AC में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर। क्या यूज़ करते हैं, जिस तरीके से घरों में हम लगाते हैं ना UPS, तो UPS के साथ एक डिवाइस भी लगाते हैं, तो वो बैटरी से करंट लेता है डायरेक्ट, घर को चाहिए अल्टरनेटिंग करंट, तो वो क्या है एक इन्वर्टर है, सही है ना, जो कि क्या कर रहा होता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब ये रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है रेक्टिफिकेशन। ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव की डायग्राम ज़रा देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर MCQs किस तरीके से बनेगा, आपको कहानी मालूम होनी चाहिए, आपको इसके तरीक़ेकार मालूम होने चाहिए, फिर कहीं से भी MCQs पूछें आप उसका जवाब देंगे। यह अल्टरनेटिंग साइकिल है, ठीक है ना, इनपुट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट करंट में। हमने लगाया हाफ वेव रेक्टिफायर, ये डायग्राम में हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, सही है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये साइकिल जा रहा है इस वाले यहाँ पर डायोड के पास, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइकिल जो है यहाँ डायोड के पास आ रहा है, ठीक है। यही साइकिल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये करंट यहाँ पर आया, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। डायोड का ये वाला टर्मिनल कौन सा है पॉजिटिव, ये कौन सा है नेगेटिव, सही है ना। अब क्या होगा, अगर आप जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है राइज एंड फॉल वाइब्रेशन होती है। ऊपर वाला साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, नीचे वाला जो साइकिल होता है उसका नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा है कि अगर N to P कनेक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस, यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कन्वर्जन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये हो रहा है, नेगेटिव किससे मिला पॉजिटिव से, तो कनेक्शन कैसा बना N to P, N to P में करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये वाला कन्वर्जन नहीं होगा, ये वाली साइकिल अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं होगी। अब दूसरे वाले की बारी आई पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो कनेक्शन कैसा होगा P to P, यानी कि P to P में क्या मिलेगा फॉरवर्ड बाइस। इसका मतलब यहाँ से करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो कर जाएगा, तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट करंट में, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट करंट में। पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर रहेगा तो कनेक्शन बनेगा N to P का, जिसमें रिवर्स बाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर रहेगा तो कनेक्शन बनेगा P to P का, और P to P पे कनेक्शन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फॉरवर्ड बाइसिंग का, जिसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई नहीं हो सकेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल ये है ना, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला डायोड के पास जाएगा। तो जब नेगेटिव जाएगा तो कनेक्शन क्या बनेगा N to P का ना, N to P पे कनेक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। हाँ वहाँ पे तो अट्रैक्शन है ना, यहाँ पे भी तो यही है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया ना,
जाहिर सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, एन टू पी कनेक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एन टू पी, और जब पी टू पी होगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्जन, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं करेगा, मतलब हाफ वेव फ्लो करेगी, हाफ नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये हमारे पास जो साइकिल मिल रही है वो कैसी है कि हाफ टाइम ये कन्वर्ट हुआ, हाफ में नहीं हुआ, हाफ टाइम कन्वर्जन हो रहा, हाफ में नहीं हो रहा, हाफ टाइम कन्वर्जन हो रहा है, तो आउटपुट जो है वो इसका हाफ वेव रेक्टिफाई होने के बाद आया है, सही है। और इसी तरीके से अगर हम फुल वेव को देखें तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए यहाँ पे बस डायोड का इस्तेमाल कितना कर लेते हैं हम, दो डायोड है, ये लोड लगा हुआ है जिसको चाहिए था डायरेक्ट करंट, इसी तरीके से यहाँ पर ये एक लोड लगा हुआ है जिसको क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हमने डायोड का इस्तेमाल कितना किया है, दो, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा, दूसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा, और ये वाला जो आपके पास लोड है आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, उसको कंप्लीट डायरेक्ट करंट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आप मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, तो मोबाइल जो चार्ज पे लग रहा है, मोबाइल किससे चार्ज हो रहा है, डायरेक्ट करंट से कि अल्टरनेटिंग करंट से, घरों में तो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, लेकिन हम चार्जर लगाते हैं ना, ठीक है ना, तो उस चार्जर में आपने देखा होगा एक बॉक्स नुमा बना हुआ होता है, उसके अंदर क्या लगे हुए हैं, डिवाइसेस, जो कि क्या कर रहा होगा, अल्टरनेटिंग करंट ले रहा होगा, उसको चॉप करके डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है और फिर मोबाइल को दे रहा है। वरना अगर हम डायरेक्ट इसको अल्टरनेटिंग करंट दे दें मोबाइल फ़ोन को, तो उसके सर्किट क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लक्चुएशन डायरेक्ट सर्किट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसको डैमेज कर देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, इसमें आपको जो वेव मिलेगी वो कैसे मिलेगी, फुल वेव रेक्टिफाई। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड का इस्तेमाल कितना होता है, एक, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड का इस्तेमाल कितना है, दो, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, दूसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन है। और इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ टर्म ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर जो है साइंस की दुनिया में जब ट्रांजिस्टर की जो इन्वेंशन हुई तो इसने साइंस को बहुत मॉडिफाइड किया है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ दी है। आज से पहले जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते थे 150-200 साल पहले, तो उस कंप्यूटर का जो साइज़ हुआ करता था कि ये जो रूम है, इस रूम के बराबर सिर्फ CPU हुआ करता था, ठीक है ना, और उसमें बड़े बड़े डिवाइसेस लगे हुए हैं, डिस्चार्ज ट्यूब टाइप का एक्सपेरिमेंट उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर साइंसदानों ने क्या ईजाद किया, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक बड़े ह्यूज वॉल्यूम को एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में, ठीक है ना, फंक्शन उसका काम उसी तरीके का काम वैसे ही कर रहा है, जो काम आपको कंप्यूटर करके दे रहा है वही काम आपका मोबाइल फ़ोन भी करके दे रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट के बिहाफ पर सारा जो काम है, जो टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ कर रही है, वो बाय मीन्स ऑफ पॉसिबल हुआ कब, ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच इज़ यूज टू कंट्रोल द वोल्टेज एंड करंट इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। ये सैंडविच टाइप का होता है, इसके अंदर 3 किस्म के रीजन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो पहला वाला हमेशा इमीटर, पहला वाला हमेशा इमीटर, EMITTER, ठीक है ना। मिड वाला हमेशा बेस, और लास्ट जो बचेगा रिमेनिंग वो क्या कहलाएगा, कलेक्टर। तो ये है इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी PNP ट्रांजिस्टर, 2 किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे भी देखो, पहला वाला इमीटर, मिड वाला बेस, लास्ट वाला कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। अब इमीटर, ये जो इमीटर है मैं इसको E बना दे रहा हूँ, E फॉर इमीटर, B फॉर बेस एंड C फॉर कलेक्टर, इमीटर बेस एंड कलेक्टर। इमीटर की विड्थ की अगर हम बात करें तो ये होता है वाइड, क्या होता है, वाइड, मतलब थिकनेस होती है, वाइड होता है, ये क्या होता है, वाइड। और अगर हम बेस की बात करें तो ये होता है थिन, कैसा होता है, थिन। और अगर हम कलेक्टर की बात करें तो ये होता है वाइडर, क्या होता है, वाइडर। इसकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, वाइडर, ठीक है ना। अब एक बात और, यहाँ पे देखिए जंक्शन देखें, N और P मिला तो एक जंक्शन मिला, P और N मिला तो दूसरा जंक्शन मिला। तो ये जो 2 जंक्शन हैं, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, BJT का, बाईपोलर
जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्या नाम देते हैं इसका, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्यों बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जंक्शन की तादाद 2 है, तो ये हो गया बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है वो ये BJT है, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। NPN चाहे हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों को हम BJT का नाम देते हैं, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब एक बात और, यहाँ पर ये जो जंक्शन है जो किसको जोड़ रहा है, इमीटर और बेस को जोड़ रहा है, इमीटर और बेस को जोड़ रहा है। कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है। कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, अगर इमीटर बेस जंक्शन की बात हो रही है तो वो हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। और इसी तरीके से दूसरा वाला जंक्शन कौन सा बचा, बेस और कलेक्टर जंक्शन। बेस और कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो हमेशा रिवर्स बाइस होता है, चाहे ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो, चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो। इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस और बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस होता है। यहाँ पे बात और भी लिखी हुई, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर एंड स्विच। ये आप लोगों ने सेकेंडरी के अंदर पढ़ा भी है कि ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर के तौर पे और स्विच के तौर पे जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये MCQ में पूछते हैं, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज डैश एम्पलीफायर स्विच बोथ एंड बी नन ऑफ दिस। तो एम्पलीफायर और स्विच दोनों के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा होता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, जो लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दे, उसका नाम होता है एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफिकेशन। ठीक है ना। आप जो घरों में नॉर्मल अगर आप कुछ सुन रहे हैं, ठीक है ना, आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो आप बोलते हैं आवाज़ बढ़ाओ, तो आवाज़ जब बढ़ा रहे तो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं। सही है ना, क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई। और एम्पलीफाई कैसे हो रहा होता है, बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। आप उसमें एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को इस तरीके से रेगुलेटर यूँ करके यूँ घुमाते हैं ऐसे, तो आवाज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली में आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना एम्पलीफिकेशन होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे मैंने कहा ये वाइड है, ये वाला जो बीच वाला बेस है वो थिन है, और लास्ट वाला जो स्टेज हमारे पास ट्रांजिस्टर का वो वाइडर होता है। अब बात ये भी समझ लें कि जो हमारे पास इमीटर है ना, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, वाइड है ये, तो ये इसकी जो डोपिंग होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब जो मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी होगा। एन टाइप है ना, एन टाइप कैसे बनता है, 4A एंड 5A कंबाइंड टुगेदर। बीच में क्या है, P टाइप। P टाइप कैसे बनता है, 3A एंड 4A कंबाइंड टुगेदर। तो ये वाइडर है, जब वाइडर होगा तो इसके अंदर डोपिंग क्या होगी, ज़्यादा हुई हुई होगी। अब हम फर्स्ट करते हैं, जब इसके टर्मिनल्स को हम ज्वाइंट करेंगे तो मैंने आपको ये बताया भाई, इमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे कहाँ पे, बेस पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करके जाएंगे, बेस की तरफ, क्योंकि इमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। जब इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ मूव करके जाएंगे, फर्स्ट कर लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ कंबाइंड होके जो करंट बनेगा वो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन करंट बनाएंगे। कितने, 5। मतलब बताने का मतलब ये है कि 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन बेस के साथ मिलके क्या बनाते हैं, बेस करंट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेस बहुत लाइटली डॉप्ड है, बहुत थिन है, उसके अंदर डोपिंग कम हुई हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर बेस के पास आते हैं तो सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन इमीटर का कंबाइंड होता है बेस के साथ और क्या बनाता है, बेस करंट। बचा कितने बच गए, 95%। तो वो 95% इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो जाते हैं, कलेक्टर की तरफ, और क्या बनाते हैं, कलेक्टर करंट। तो इसके मायने ये हुआ कि इसमें जो फार्मूला बनेगा कि भाई हमने जो करंट दिया है बाय मीन्स ऑफ इमीटर, वो बराबर होगा, वो क्या क्या बनाएगा, पहले बेस में रहेगा और बेस करंट बनाएगा, और उसके बाद कलेक्टर में रहेगा और क्या बनाएगा, कलेक्टर करंट। तो इसका मतलब IE करंट ऑफ इमीटर प्रोड्यूस्ड द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो जो IE होगा वो किसके बराबर होगा, IB प्लस IC के। तो ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर जो मैंने आपकी डायग्राम बनाई है, सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो अगर मैं ये वाला एरो ना लगाऊं, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का,
अगर इस एरो को ना लगाऊं तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है कि PNP है। ठीक है ना, बाद में सर्किट डायग्राम बना करके दे देते हैं और पूछते हैं बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN है, PNP है, या फिर दोनों हैं, या फिर नन ऑफ दिस है, कौन सा ट्रांजिस्टर है ये आप बताएं। तो इसकी पहचान क्या होती है, हम याद रखेंगे चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या याद रखेंगे, चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो एरो की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। तो इसका मतलब इस, अब इसमें 3 रीजन है, 1, 2 और 3, मतलब एक बेस होगा, एक इमीटर होगा, एक कलेक्टर होगा। तो अब इसको नेमिंग किस तरीके से देंगे या नाम किस तरीके से देंगे, NPN है या PNP है। तो हम ये बात याद रखेंगे, चार्जेस फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब चार्ज यहाँ से गया होगा, तो ये वाला क्या होगा, P टाइप, पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो ये वाला हो गया N टाइप, ये वाला मिड वाला क्या हो गया, P टाइप, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, N टाइप। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN। और इसमें सिर्फ एरो को अगर हम चेंज कर दें, यहाँ से मैं एरो को हटाऊँ, ठीक है ना, ये एरो हटा दूँ, ठीक है, और मैं एरो को कर दूँ इस तरीके से, एरो को की डायरेक्शन में रिवर्स करवा दूँ यूँ, ये, ठीक है। फिर क्या याद रखेंगे, चार्जेस फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब इधर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव से जाता है ना, तो ये पॉजिटिव से जा रहा है फ्रॉम P, ये पॉजिटिव से गया, ठीक है ना, किसके पास गया होगा, N के पास, तो ये वाला भी क्या होगा, P। तो ये वाला ट्रांजिस्टर अब क्या हो गया, PNP ट्रांजिस्टर। इससे पहले वाला क्या था, NPN ट्रांजिस्टर। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एरो एंड वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट द चार्जेस फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द गिवन सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर इज NPN और PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, जब आप इसकी डेफिनेटली MCQ जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा बातें भी मिलेंगी, वो जब मिलेंगी जब आप इसके MCQs करेंगे। जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में पूछते हैं कि इनके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो सर जो सिलिकॉन के लिए है वो 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए जो है वो 0.3 वोल्ट है। ठीक है, चैप्टर पूरा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, जितने भी डेफिनेशन थे, जितनी भी बातें थी, इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अब आप इसके जब MCQ सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 16 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आप लोगों को करवाऊंगा चैप्टर नंबर 18 करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, ये 16 है ना, 18 या 14 दो में से एक जो है वो कल करवा दूंगा, और एक दो में एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूँगा ताकि ये आपका बाकी क्या रह गया, 14 बाकी रह गया मेरे ख्याल में, और इधर से 18, 19, 20 बाकी रह गया, ये बाकी रह गया ना। तो मेरा आपसे मशवरा ये है, आपको मशवरा ये है कि जितनी चीज़ें आप अभी तक कवर अप कर चुके हैं, ठीक है ना, और तकरीबन आपका मेरे नज़र में तो तकरीबन 90% कोर्स आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो इस 90% कोर्स से आपके जो MCQs जो है वो आएंगे, वो अगर आपकी तैयारी है तो आपके MCQ यहीं से सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग बाकी है वो ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल आपने कभी छुआ नहीं है, कभी देखा नहीं है, पढ़ा हो तो सारे ही है, ऐसे ही है ना। तो जितने मैंने करवा दिए हैं टेस्ट में, चूँकि अब टाइम कम रह गया, मेरे ख्याल में 11 या 12 दिसंबर को टेस्ट है। कब है, 11 दिसंबर को टेस्ट है। तो टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका यही होता है कि सर पे जो हावी कर लेते हैं, जिस तरीके से मैच में होता है, जो साइड प्रेशर ले लेती है वो हार जाती है। तो अगर टेस्ट के दौरान आप प्रेशर ले लेंगे तो आप हार जाएंगे, मतलब मार्क्स कम आ जाएंगे। हारने से मतलब हार जीत तो है नहीं, वहाँ या तो पास है या तो फेल है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि अगले मैच में परफॉर्म करके दोबारा आगे चले आएंगे, अगला मैच 1 साल के बाद होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्विंग की तरफ भी चले आएँ। मैंने आपसे एक पास पेपर भी डिस्कस किया था, भेजा था आप लोगों को। मैंने कहा वो पास पेपर लाजमी आप सॉल्व कर लें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक गाइडेंस हो जाएगी कि किस तरीके के सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, या 18 और 19 दोनों हो सकता है। ठीक है ना, कल होता है कि 2 चैप्टर पढ़ा दूँ मैं। अगर 18 वाला पढ़ाऊँगा तो 18 और 19 पढ़ा दूँगा, तो फिर 20 बचेगा नहीं, 20 भी पढ़ा दूँगा। मतलब कल अगर मैंने पढ़ाया 18 की तरफ तो 18, 19 और 20 3 चैप्टर एक साथ पढ़ाऊँगा, क्योंकि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं उसके।
ठीक है, 18 के बी, 19 के बी और 20 के बी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है।